Hi guys, these are sessions for information system audit, and my name is Chandrasekhar Barula and my mobile number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need professional help in and around Delhi, you can call me in this particular number. तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हम पढ़ रहे थे. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में ऑडिट ट्रेल हमने कंप्लीट किया था. पहले लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हमने कंप्लीट किया था, सब नॉर्मल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स किए थे. फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स किए थे. फिर डेटाबेस के केस में लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स किए थे. फिर ऑडिट ट्रेल किया था. फिर ऑडिट ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स किया था. तो ऑडिट ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स में जो हमारी स्टडी अगला टॉपिक बोलती है वो बोलती है रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. तो रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि आपको रिस्क को रिव्यू करना है. तो सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने वर्क की. तो ऑडिटर जो होता है सबसे पहले नॉर्मली वैसे एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है रियलिटी में. लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 है ऑडिट प्लानिंग के लिए, वो बोलता है कि भैया प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिटर को उसका वर्क प्लान करना चाहिए. और कैसे वर्क प्लान करना चाहिए कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो जाएं और लॉजिकल सिक्योरिटी का ऑडिट इजीली हो जाए. तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होगा लॉजिकल सिक्योरिटी में? जनरली एक्सेस कंट्रोल्स, और फिर उसके बाकी चीज़ें होंगी. जो मेन चीज़ होगा वो होगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का ऑडिट करना. ये मेन होगा. मेन जो कोई भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिट में जाएगा. तो ऑडिट ऑफ लॉजिकल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेजर ऑडिट ऑब्जेक्टिव होगा. तो हमारी स्टडी कहती है कि ऑडिटर को प्लान करना चाहिए उसके वर्क को, और ताकि जब वो ऑडिट ऑफ लॉजिकल सिक्योरिटी का ऑडिट करने जाए तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाए. और अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया है ऑडिट प्लानिंग में, वो ये कहता है कि ऑडिटर को प्लानिंग करनी चाहिए. प्रीलिमिनरी स्टेप क्या होगा? प्रीलिमिनरी स्टेप ये होगा कि वो एक ऑडिट इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जाने क्लाइंट के. और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब ये है कि वो डिटरमाइन करे. सबसे पहले तो वो ये देखे कि ऑडिट इन्वायरमेंट क्या है. क्या ये एक नॉर्मल कंपनी है जो बहुत ही ओपन है? क्या ये एक कंपनी है जो हाई R&D में लगी हुई है? अगर हाई R&D में लगी हुई है तो फिर ऑडिट इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा. जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी. क्रिटिकल सिस्टम्स को हेविली कंट्रोल करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए ये देखना पड़ेगा. तो जो हमारी स्टडी है वो सबसे पहला सब टॉपिक बोलती है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस. तो बोलती है कि ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस कंट्रोल समझने चाहिए और उसे ये देखने चाहिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और कितने मटेरियल हैं. सपोज एक नॉर्मल लैपटॉप है, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन एक लैपटॉप है जो R&D डिवीजन का है, जिसमें R&D डिवीजन के प्लान्स हो सकते हैं, हाईली मटेरियल है. तो IS रिसोर्सेज, कौन से IS रिसोर्सेज मटेरियल हैं, कौन से नॉन मटेरियल? जैसे फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है और एक सर्वर है, सर्वर में हाईली मटेरियल है, मटेरियलिटी और उसकी कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेंस ज़्यादा है सर्वर की. तो ऑडिटर को क्लाइंट बिजनेस कंट्रोल्स समझने पड़ेंगे कि कहाँ पर क्या किस तरह से कंट्रोल्स लगे हैं बिजनेस में, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह सब समझने पड़ेंगे. और उसे ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स IS रिसोर्सेज की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मटेरियलिटी है उस पर्टिकुलर IS रिसोर्स की, डिफरेंट टाइप के IS रिसोर्सेज की, और कौन से इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो लॉजिकल एक्सेस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं. यानी कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं. जैसे मान लीजिए सपोज कोई बुरी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं. अब कंपनी के अंदर बंदा जा रहा है और उसके पास एक्सेस कार्ड है और वो किसी और को दे रहा है एक्सेस कार्ड और कह रहा है कि मेरा प्रेजेंट लगा देना. तो वो बैड प्रैक्टिसेस में आ जाएगा. तो अगर मान लीजिए सपोज इवेंट्स हैं और कोई ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस किस तरीके से काम करते हैं,
और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को क्या वो इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उसे देखना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 20 कहता है कि बिजनेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ऑडिटर को ऑडिट असाइनमेंट लेते वक्त, जब पहली बार ले रहा होगा उस समय ही नहीं, जब कोई चेंजेस आ गए बिजनेस एनवायरनमेंट में, उस टाइम भी उससे बिजनेस की नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये जो अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 20 कहता है, वो कहता है नॉलेज ऑफ बिजनेस के बारे में, वो कहता है कि वो एक आउटलाइन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, और वो जो आउटलाइन है वो नॉलेज जो है उसे बिजनेस की नॉलेज देखनी पड़ेगी। मतलब उसे ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है। अगर मान लिया सपोज R&D का बिजनेस है तो उसको फिर उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर मान लिया सपोज एक ब्रॉडकास्टिंग का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है और वहाँ पर एक बंदे नॉर्मल लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो फिर उसमें रिस्क पर्सपेक्टिव दूसरे हो जाएंगे। रेडियो बिजनेस है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है तो फिर कोई रिस्क पर्सपेक्टिव ज़्यादा नहीं है। वो बंदा आता है और वो ब्रॉडकास्ट करके चले जाता है। तो केवल उसे ये देखना है कि भाई जो आर्काइव्स हैं, ब्रॉडकास्ट की कंटेंट हैं, जो आर्काइव्स हैं, जो बंदा बोल के, जैसे केजरीवाल आया और रेडियो में बोला और चला गया, तो वो जो आर्काइव्स रखे गए हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, वो ठीक तरीके से रखे गए हैं कि नहीं रखे गए, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकते। अगर मान लिया क्लाउड में रखे हैं तो फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल के क्लाउड में रखे हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। बैकअप क्या है, बस इतना ही देखना है, बाकी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं। टीवी है तो उसमें भी यही चीज़ देखना है, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, सिक्योरिटी के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना देख सकता है कि कहीं कोई कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा है। तो बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस की नॉलेज क्या है, क्या R&D है, क्या कोई ऐसी कंपनी है जो हाईली सेंसिटिव चीज़ में इन्वॉल्व है। तो ऑडिट असाइनमेंट लेने से पहले उन्हें बिजनेस के बारे में समझ लेना पड़ेगा, और जब बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होंगे तब तक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी पड़ेगी। पर सपोज एक कंपनी है, वो कल की डेट में एक सॉफ्टवेयर कंपनी खुद काम कर रही थी, परसों की डेट में क्या होता है, उसे एक क्लाइंट मिलता है और वो अपनी कोई प्रोसेस उसे दे देता है, आउटसोर्स कर देता है, और उससे बोलता है कि भाई हमारा क्लाइंट कहीं, हमारा डेटा कभी बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल्स लगाइए। तो वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, रिस्क चेंज हो गया, रिस्क असेसमेंट चेंज हो गया, तो फिर वहाँ कंट्रोल्स डिफरेंट तरीके से इवेल्युएट किए जाएंगे, एक्सेस कंट्रोल्स स्ट्रिक्टर हो जाएंगे वहाँ पर। तो एक चीज़ है कि प्राइमरी और क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को इंस्टीट्यूट करने का एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये देखना कि कंटिन्यूस प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स का। तो वर्ड है कंटिन्यूस प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोटेक्शन 1 सेकंड के लिए भी चूक गया, प्रॉब्लम हो गई। प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लिया सपोज एक R&D डिवीजन है, वहाँ पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च में क्या होता है, स्पेसिफिक नॉलेज होती है, एक मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली आप बना रहे हो, उसकी प्रोसेस होती है। अगर वो प्रोसेस, वहाँ पर सफाई कर्मचारी आया और उसने एक पेपर में कुछ डिस्कशन हो रहा है, उस पेपर को ले जाकर बाहर किसी को दे देता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। तो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन होना चाहिए, थोड़ी सी प्रोटेक्शन में चूक हुई प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2 कंपनियां थी, वो R&D किया करती थी। दूसरी कंपनी को, ड्रग्स की कंपनी थी, और दूसरी कंपनी को पता चल जाता था कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हायर किया और पता करने की कोशिश की ये क्या हुआ। तो उन्हें पता चला कि जो दूसरी कंपनी है, यहाँ से कूड़ा जो होता है, एक एम्प्लॉई जो है वो कूड़े में सामान रखता है और वो डस्टबिन में सामान रखता है, वहाँ श्रेडर्स नहीं थे, पेपर कट के नहीं जाता था, और कुछ श्रेडर्स थे तो वो उतना अच्छी तरीके से काटते नहीं थे। तो वो क्या है, वो पेपर जाता था, और जो उन्होंने वहाँ का जो सफाई कर्मचारी है उसको अपने कुछ पैसे दिए थे, अपने वश में किया था, किसी तरीके से किया था, तो वो क्या करता था, उसको एक बंच बना के फेंक देता था। वो पेपर कलेक्ट्स होते थे, दूसरी कंपनी में जाते थे, अरेंज होते थे,
और उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती थी। तो एक कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है किसी R&D में, और दूसरी कंपनी बस पेपर, कुछ पैसे में उस पेपर को खरीद रही है और पेपर को रीअरेंज कर रही है और उसमें से सब्सटेंशियल आइडिया ले रही है कि रिसर्च कहाँ को पहुंची। तो ये सारे रिस्क हैं। तो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी ब्रीच हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब आपका जो प्रोटेक्शन का ब्रीच नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोटेक्शन, एक बार प्रोटेक्शन लगा तो वो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना है, ऑडिटर को रखने का काम ही ये है कि भाई एक मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई असाधारण आदमी तो, साधारण कंपनी तो नॉर्मल, अगर वन टाइम प्रोटेक्शन करना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो तो मैनेजमेंट खुद भी कर सकता है। लेकिन वो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए एक ऑडिटर रखने की बहुत ज़रूरत है। वो ऑडिटर कॉन्स्टेंटली देखेगा, सर्टिफाई करेगा कि कंटिन्यूस प्रोटेक्शन है कि नहीं है, सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स हैं लोगों के बीच में बटी हैं वो अपने अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं पर से सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रही है। वो सारे लॉग्स को देखेगा, सब चीज़ वेरीफाई करेगा, वो देखेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो गई है। सिस्टम को जो एक्सेस क्वालिटी, एक्सेस प्रिविलेज की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो एक्सेस क्वालिटी मेंटेन करना है कि कर पाया है कि नहीं है, और कॉन्स्टेंटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बीच में ब्रीच होने के चांसेस, कुछ समय के लिए ब्रीच होने के चांसेस कितने हैं। तो ऑडिटर को ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जी ऑर्गेनाइजेशन के पास डायनेमिक रिस्क असेसमेंट और करता है कि नहीं करता है। डायनेमिक रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट जो डायनेमिक हो, यानी कंटिन्यूस प्रोटेक्शन जहां पर होता है वहां डायनेमिक रिस्क असेसमेंट होता है। मतलब डायनेमिक रिस्क असेसमेंट हमारी स्टडी में लिखा हुआ है, वो वर्ड तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या है। डायनेमिक रिस्क असेसमेंट मतलब कांस्टेंट रिस्क असेसमेंट, एक चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार रिस्क असेसमेंट। सिचुएशन चेंज हो रही है, लॉज चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, प्रोसेसेस चेंज हो रही हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं। जैसे नदी में एक पानी मूव करता है डायनेमिकली, वैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और आज की डेट में चेंज और भी बढ़ रहा है क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, रैपिड पेस में मूव कर रही है, एक्सपोनेंशियल फैशन में मूव कर रही है। 1 2 3 4 5 6 के उसमें नहीं कर रही है वो। आज टेक्नोलॉजी 2 4 6 8 16 32 64 1 264 इस तरह से डबलिंग्स हो रही है, जिससे कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर हम 31वीं डबलिंग में पहुंचते हैं तो 1 बिलियन 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ पॉइंट में पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल चिप में हुआ, पहले एक छोटी सी चिप में एक ट्रांजिस्टर आता था, 18 महीने में 2 ट्रांजिस्टर आने लगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256 और फिर 500 मान लीजिए, 1000, 2000। तो 31वें स्टेप में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर, एक छोटी सी चिप 1 इंच बाई 1 इंच में आज की डेट में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं। i7 खरीद लीजिए, 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स ले लीजिए इतनी छोटी चिप में, और ये सब कितना हुआ 40-50 सालों में। ये पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल है। तो टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियल मूव कर रही है, और स्पीड और स्पीड और स्पीड बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बहुत सी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और उसका ये रीज़न है कि सोसाइटी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड उन चेंजेस को एसिमुलेट नहीं कर पाता है, वो चेंज के प्रति डरता है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। लेकिन सोसाइटी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, फास्ट मूविंग चेंज है। तो यहाँ पर डायनेमिक रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्यूचर में और डायनेमिक रिस्क असेसमेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाएगी। कोडैक जैसी कंपनी जिसने एक डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया, वही नॉर्मल कैमरे बनाती रही और आज कुछ समय बाद बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि उसने उसके कीमत को नहीं समझा। कोडैक जैसी कंपनी जो वर्ल्ड में, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व्स थे, एक दिन अचानक बैंकरप्ट हो गई। और डिजिटल कैमरा उसी ने बनाया था, और किस वजह से हुई कि कोई और बेटर डिजिटल कैमरास बनाने लगा, क्योंकि उन्होंने डिजिटल कैमरे की पावर नहीं समझी।
तो डायनेमिक इसी तरीके से नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए लोग आते हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, नए लॉज आते हैं और ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो डायनेमिक रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेसेस को देखना, रिसोर्स को क्लासीफाई करना और फिर कंट्रोल्स की एडिकेसी को देखना और फिर उसको रिस्क से प्रोटेक्ट करना, रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। ये पहले तो डिटरमाइन करना रिस्क क्या है, कितना रिस्क है, क्या लेवल ऑफ रिस्क है। उसके बाद वो रिस्क के बराबर कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं, एडिकेसी ऑफ कंट्रोल्स है कि नहीं, रिसोर्स कंट्रोल्स एडिकेट हैं कि नहीं है, रिस्क के बराबर के हैं कि नहीं है। रिस्क जो है, अगर मान लिया सपोज R&D डिवीजन है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, कंपनी बंद हो सकती है। तो उस तरह के कंट्रोल लगे हैं कि नहीं लगे। तो इसके लिए डायनेमिक रिस्क असेसमेंट की बहुत ज़रूरत है, मैनेजमेंट प्रोसेसेस देखने की बहुत ज़रूरत है, रिसोर्स क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। कौन सा रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बोला लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप इंपॉर्टेंट है। अगर R&D डिवीजन का लैपटॉप है तो बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोटेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर लैपटॉप खो भी गया तो किसी को इन्फॉर्मेशन निकालने लायक नहीं होनी चाहिए, इतने कंट्रोल्स लगे होने चाहिए उसमें। तो एडिकेसी ऑफ कंट्रोल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए और किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोसीजर्स मैकेनिज्म होने चाहिए ताकि जो रिस्क हैं, अगर मान लिया सपोज लॉजिकल एक्सेस पाथ कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो क्या रिस्क होगा, ये उन्हें देखना चाहिए और ये पीरियोडिक बेसिस में देखना चाहिए। और अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया तो भी देखना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, उसने मॉडेम खरीदा और मालूम पड़ा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मॉडेम खरीदते ही सारे, सपोज वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसका एक्सेस पूरी कंपनी के साथ है, जैसे कोई फाइनेंस डिवीजन है या कोई MD का कंप्यूटर है या MD की जहाँ पर बैठता है वहाँ पर एक नेटवर्क है जिससे पूरा वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन वो रिट्राइव कर सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक मॉडेम लगा दिया तो वो उस मॉडेम ने पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया। पहले वो इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने मॉडेम लगाया और उन्होंने इंटरनेट से वो जुड़ गए और वहाँ से वो पूरी वर्ल्ड वाइड कंपनी को अटैच को एक्सेस कर सकते हैं, लॉजिकल एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जो सेंसिटिव पोस्ट है वहाँ से आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एक्सेस कर सकते हो, अपने पूरे डिपार्टमेंट को लॉजिकल एक्सेस कर सकते हो। तो MD है तो वो पूरी कंपनी के मेजर एरिया को लॉजिकल एक्सेस कर सकता है। तो उसने वहाँ पर पहले वो इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ा था और अचानक उसने मॉडेम लगाया और इंटरनेट के साथ जुड़ गया तो उसने पूरा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया। एक नेटवर्क कई जगह से क्लोज्ड होगा, उसने उसे पूरा का पूरा ओपन नेटवर्क बना दिया। अगर किसी भी ऐसे वर्क स्टेशन पर मॉडेम लगा है जो कि नेटवर्क्ड है और जो मेजर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है तो वो पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर सकता है, वो पूरे सिस्टम को रिस्क से एक्सपोज कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना होगा, प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म अराइज करने होंगे और उसे ये कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा, पीरियोडिक बेसिस में देखना पड़ेगा कि भाई लॉजिकल एक्सेस पाथ्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। यहाँ पर लॉजिकल एक्सेस पाथ्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, एक जगह से लॉजिकल पाथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, पूरी कंपनी का लॉजिकल पाथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्योंकि आपने लॉजिकल पाथ बना दिया ना, वहाँ से पूरी कंपनी आप एक्सेस कर सकते थे और उसको आपने किसी हैकर को इजी एक्सेस दे दी तो लॉजिकल पाथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो आपके लिए इसे प्रोसीजर और मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि लॉजिकल पाथ्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं और उसके रिस्क को एसेस करते रहना पड़ेगा, पीरियोडिक बेसिस में करते रहना पड़ेगा। अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया तो करना पड़ेगा। अब सिग्निफिकेंट इवेंट ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपने मॉडेम लगा दिया या इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, MD का ऑफिस कनेक्ट हो गया तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, आपको उसको रिस्क को एसेस और रीएसेस करते रहना पड़ेगा। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको एक इंडिपेंडेंट रिव्यू देखना पड़ेगा रिस्क का
और रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस का कि भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे रिस्क को एसेस किया जाता है, ये देखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उसे एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी भाई मटेरियल रिस्क क्या है और लॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन से लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये रिस्क अराइज करते हैं, यानी कि कहाँ पर चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं कि रिस्क अराइज हो सकता है, उन्हें ये देखना पड़ेगा। तो अगर मान लिया सपोज आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर थोड़ा सा भी चेंज हो गया बिजनेस प्रोसेसेस में और कोई एक पर्टिकुलर आईएएस प्रोसेस है सिग्निफिकेंट वो चेंज हो गई, तो उसमें क्या होगा कि पूरा सिस्टम रिस्क में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाईली सिक्योर्ड क्लोज्ड नेटवर्क में काम कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक लोकल एरिया नेटवर्क है और या लीज लाइन ली है या उसने वीपीएन लगाया हुआ है, मतलब उसने सिक्योर नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, एक हाईली क्लोज नेटवर्क है। उस नेटवर्क में अंदर के बंदे ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस नेटवर्क्स होते हैं, या फिर ऐसा है कि आपके कोई R&D कंपनी है जो कई जगह पर कम्युनिकेट करती है, तो उन्होंने ऐसा नेटवर्क बना रखा है कि इन नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या होता है कि एक रिमोट लोकेशन में, रिमोट वर्क स्टेशन जो है उसमें इंटरनेट एक्सेस हो जाती है, तो पूरे सिस्टम, पूरे रिसोर्सेज की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, क्योंकि उसने एक लॉजिकल पाथ ओपन कर दिया है। क्लोज नेटवर्क में एक लॉजिकल पाथ ओपन होने का मतलब, जब हमने लॉजिकल पाथ पढ़ चुके हैं हम, एक भी लॉजिकल पाथ ओपन रह गया तो वहाँ से हैकर आ सकता है, वहाँ से चीज़ें बाहर जा सकती हैं, वहाँ से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को लॉजिकल पाथ देखने पड़ेंगे, लॉजिकल पाथ देखकर समझने पड़ेंगे कहाँ से लॉजिकल पाथ, किस तरीके से लॉजिकल पाथ्स हैं और वो लॉजिकल नेटवर्क कैसे काम करता है। फिजिकल नेटवर्क तो देखना ही पड़ेगा, लॉजिकल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है ये देखना पड़ेगा। तो उसको बहुत केयर करना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्या है कि नेटवर्क कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है उसे रिव्यू करना पड़ेगा जो नेटवर्क डायग्राम को, और फिर उसको फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क दोनों को मैप करना पड़ेगा। तो हमने इस सेशन में जो है ये पढ़ा कि भाई कैसे रिस्क मैनेजमेंट का हम रिव्यू करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के रिव्यू करने के लिए हमने ये बताया कि भाई कुछ पहले तो हमें कुछ ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के वो पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ऑडिट प्लानिंग है, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 है, उसी के बाद AAS 20 है, नॉलेज ऑफ बिज़नेस है, तो हमें बिज़नेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और बिज़नेस की नॉलेज पहली बार भी लेनी पड़ेगी, और जब चेंज हो रहा होगा बिज़नेस में कोई चेंज आ रहा होगा, बिज़नेस इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा होगा तब हमें वो देखना पड़ेगा कि भाई क्या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। उसके बाद हमें एक कंटिन्यूस प्रोटेक्शन है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटर इसीलिए एम्प्लॉय किया जाता है कि ये कंटिन्यूस प्रोटेक्शन को वेरीफाई करे। तो वो हमें देखना पड़ेगा कंटिन्यूस प्रोटेक्शन है कि नहीं है। कंटिन्यूस प्रोटेक्शन के लिए हमें डायनेमिक रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। डायनेमिक रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार रिस्क असेसमेंट, और उसी के अनुसार मैनेजमेंट प्रोसेसेस देखनी पड़ेगी और रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा हमें लॉजिकल पाथ्स, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉजिकल जो है नेटवर्क्स वो कहीं सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। मालूम पड़ा एक क्लोज एंडेड नेटवर्क है और मालूम पड़ा उसमें से एक जगह रिमोट लोकेशन से इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क गया काम से, मतलब जा सकता है, रिस्क है। लॉजिकल पाथ एक्सपोज हो गया, मतलब एक लॉजिकल पाथ बाहर के लिए बन गया। जैसे पानी होता है ना, वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही जाता है। अगर मान लिया सपोज कहीं छेद है, अगर मान लिया सपोज कहीं पर भी वो सीलन बन के नीचे आ जाता है या कुछ हो जाता है, जब तक आप उस पाथ को कंप्लीट क्लोज नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके छत में है, पानी है, तो कहीं ना कहीं से वो निकल आएगा नीचे के, या तो ज़मीन में चले जाएगा या आपकी सीलन बन जाएगा या कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा है। तो उसी तरीके से लॉजिकल एक्सेस, कंप्यूटर में भी लॉजिकल पाथ्स आपने खोले तो वो सीलन बन जाएगा और वो पूरे सिस्टम को धराशायी कर सकता है। मतलब एक हैकर आने की ज़रूरत है और उसे लॉजिकल पाथ पता होने की ज़रूरत है।
वो लॉजिकल पाथ से इंट्रूड कर सकता है। मतलब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, किसी एम्प्लॉय को पता चल गया है वो लॉजिकल पाथ, वो भी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो आपको नेटवर्क के डायग्राम की मैपिंग करनी पड़ेगी और फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क को देखना पड़ेगा, और जो जो सिक्योरिटी के स्टेप्स ले सकते हैं लेने पड़ेंगे। थैंक्स।